जो लंबा लिस्ट हमें दिया गया था उसका सबसे पहला नाम साबका वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी साहब का था। इस बार 4 महीने के बाद जब दूसरी बार हाउस का सेशन लगा, उस लिस्ट के मुकाबले इस लिस्ट में नाम कम है, लेकिन इस लिस्ट में भी सबसे पहला नाम एक साबका वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब का नाम। डॉक्टर मनमोहन सिंह, जैसे कई यहाँ पे साथियों ने कहा, अनडिवाइडेड इंडिया में जो पाकिस्तान का हिस्सा है वहां पैदा हुए। एक बहुत ही गरीब घर से ताल्लुक रखते थे, लेकिन कभी अपनी गुर्बत का सियासी तौर इस्तेमाल नहीं हुआ। सड़क के किनारे लाइटों का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने पढ़ाई की और वहां से जाके ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज तक पहुंचे। एक अफसर के तौर पे शुरू किया, इकोनॉमिक एडवाइजर, प्लानिंग कमीशन डिप्टी चेयरपर्सन, फाइनेंस मिनिस्टर और फिर प्राइम मिनिस्टर। जहां जहां काम किया, कामयाबी से काम किया। सही याद दिलाया नायक साहब ने हमें, जब फाइनेंस मिनिस्टर बने मुल्क के तो क्या हालात थे। हमारे पास हुकूमत चलाने के लिए पैसा नहीं था। मुल्क का सोना जो है वो बाहर के मुल्कों के पास गिरवी रखा गया ताकि हम थोड़ा सा पैसा वहां से लाके यहाँ हुकूमत को आगे चला पाए। वो दिन और ये दिन, आज हम दुनिया के सबसे बड़े इकोनॉमीज में इस मुल्क के इकोनॉमी को जो है उनमें गिनते हैं। अगर उस वक्त डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब ने वो पेशरफ नहीं की होती, शायद हमारा हाल अफ्रीका के कुछ गरीब मुल्कों के जैसा होता। उसके बाद जो रिफॉर्म मेजर्स उन्होंने इनिशिएट किए, जो लाइसेंस परमिट राज उन्होंने खत्म किया, आज अगर इस मुल्क में प्राइवेट सेक्टर ने इतनी कामयाबी हासिल की, वो तभी मुमकिन हुआ जब डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब ने लाइसेंस परमिट राज को खत्म किया। नहीं तो कौन सी फैक्ट्री लगनी है वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तय करती थी, कितना बड़ा फैक्ट्री लगेगा वो भी वहां से तय होता था, और फैक्ट्री लगेगी कहां पे वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तय करती थी। ये तमाम रिस्ट्रिक्शंस जो हैं आहिस्ता आहिस्ता हटाए गए, और आज हमारी जो इकोनॉमिक पोजीशन है उसकी सराहना जो है पूरी दुनिया में की जाती है। इसी तरह वजीर आजम के तौर पर जो उन्होंने, जैसे तारिगानी साहब ने कहा, सोशल वेलफेयर के मेजर्स जो लिए, चाहे वो इंदिरा आवास योजना की सूरत में गरीबों को मकान दिलाने के लिए, एमजी नरेगा गरीबों को रोजगार देने के लिए। मुझे आज भी याद है जब एमजी नरेगा की बात की जाती थी, पहले का जो फर्स्ट टर्म था ऑफिस में, लोग कहते थे ये मुमकिन ही नहीं है, आप इतने बड़े पैमाने पे लोगों को काम दे नहीं सकोगे, ये फेल हो जाएगा। लेकिन इतने साल बाद आज भी आप देखें तो एमजी नरेगा का ही काम चलता है रूरल एरिया में। आज भी जब हम ऑनरेबल एमएलए से बात करते हैं तो कहते हैं अब जॉब कार्ड और चाहिए, काम और होना चाहिए, एमजी नरेगा के तहत काम उठाए जाने चाहिए। जम्मू कश्मीर के हवाले से हम बात करें, जहां बैनुल अक़वामी सतह पर उन्होंने जम्मू कश्मीर के मामलों को हल करने की कोशिश की, और वो पहल उसकी शुरुआत
डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब ने नहीं की, उनको विरासत में मिला। शुरुआत अटल बिहारी वाजपेयी साहब और जनरल परवेज मुशर्रफ की गई। जब हुकूमत बदली और डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब आए, चाहते थे तो बंद कर देते, कौन रोकता, लेकिन जानते थे कि ये जो शुरुआत अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने की है, इसको आगे लेना जो है कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। और पूरी कोशिश की इस बात के बावजूद कि बीच बीच में हालात खराब रहे। शायद अगर मैं ये कहूं कि जितना हम करीब दोनों मुल्क इस मसले को हल करने पे आए थे, उस दौर डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब और जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर पे मुझे नहीं लगता है मैं अपनी जिंदगी में दोबारा वो दौर देखूं। जम्मू कश्मीर के अंदरूनी हालात को अगर आप देखें तो कहां गिने। जब 2010 में हालात खराब हुए, जम्मू कश्मीर के लोगों के जख्मों पर मरहम लगाने के लिए वर्किंग ग्रुप्स कायम हुए। उसमें हर पार्टी और मुख्तलिफ सोच रखने वाले लोगों को शामिल किया गया, और आज भी वो वर्किंग ग्रुप्स जो है मायने रखती हैं, चाहे पॉलिटिकल या गवर्नेंस को देखें। और उन वर्किंग ग्रुप्स के हवाले से जो मेजर्स उठाए गए, आज भी उनका मुकाबला नहीं है। कश्मीरी पंडितों को वापस लेने की बात तो बहुत की गई है, लेकिन अगर अमली जामा उसको पहनाया गया कभी, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब के दौर में, जब उस वक्त हमारी कोalition सरकार के वक्त में उनके लिए नौकरियों का रिजर्वेशन करके हमने उन्हें तैयार किया कि वो वापस कश्मीर जाएं और वहां पे दोबारा बसें। जिस तादाद में उस वक्त वो गए, दोबारा वो फिर हमने देखा नहीं। जगती का वो टाउनशिप बनने से पहले कैंपों में उनकी क्या हालत थी, वो पूछिए उनसे। उनके दौर में जगती का टाउनशिप बना और कश्मीरी पंडित जो हैं एक बहुत ही मतलब खराब हालात थे उनके कैंपों में थे, वहां से जाके थोड़ी सी उनको राहत मिली। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से अगर हम बात करें, जिस हाईवे का जिक्र जनाब एलजी साहब ने अपने खुतबे में किया, जम्मू श्रीनगर हाईवे, उसकी 4 लेनिंग का काम डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब के दौर में, ये उनका तोहफा था जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। आज जब हम इंतजार कर रहे हैं वजीर आजम साहब का कि वो आएंगे और इस रेल का पूरा उद्घाटन करेंगे, जो मैं उम्मीद करता हूं कुछ ही दिनों में होगा, लेकिन शुरुआत कश्मीर को बाकी मुल्क के साथ जोड़ा गया जब बानीहाल का टनल मुकम्मल हुआ और रेल वहां से गुजरी। तब मैं उस वक्त ट्रेन पे डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब के साथ था। चिनाब पे जो सबसे ऊंचा पुल रेल का दुनिया में, वो काम डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब के दौर में शुरू हुआ। बदकिस्मती से ऊपर वाले ने उनको जिंदगी रखी नहीं थी कि वो उस पुल के ऊपर से पूरी तरह से ट्रेन को गुजरते हुए देखें, लेकिन कहीं ना कहीं उनको इस बात की तसल्ली होगी कि जिस काम की शुरुआत उनके दौर में की गई, उसको आज मौजूदा हुकूमत ने मंजिल तक पहुंचा दिया। इसी तरह जब हालात खराब हो गए 2016 में, हालांकि डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब उस वक्त वजीर आजम नहीं थे, लेकिन तब भी जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए वो फिक्रमंद रहते। एक ग्रुप लाए, वो जम्मू में बैठे, श्रीनगर में बैठे, और जो जो उनसे मिलना चाहते थे उनसे मिले। गर्ज सिर्फ उनका ये था कि जो खराब हालात थे वो रुक जाए, जो लोगों की परेशानी थी वो परेशानी हल हो। बहुत
मतलब मैं कहूं तो मिसअंडरस्टूड। और बिल्कुल सही कहा उन्होंने जाते जाते, जब उन्होंने अपनी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि मैं मान के चलता हूं कि हिस्ट्री विल बी अ बेटर जज ऑफ मी देन कंटेम्पररी टाइम्स, और शायद वही हुआ। इतने साल बाद शायद आज हमें एहसास है कि वो कौन थे जो 10 साल इस मुल्क के वजीर आजम थे। कौन सा दुनिया का लीडर ऐसा नहीं है जो उनकी इज्जत नहीं करते थे। अमेरिका से लेके बरतानिया, बरतानिया से लेके जापान, एक देश को प्रेम करने वाले, जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ हमदर्दी रखने वाले मुल्क के वजीर आजम। मुझे उनके साथ बहुत नजदीकी से काम करने का मौका मिला, बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। कभी ऊंची आवाज में बात नहीं, और अगर कभी उनसे गलती हो जाती थी तो वो गलती तस्लीम करने में भी हिचकिचाहट महसूस नहीं करते थे। मुझे आज भी एक वाकया याद है जिसका मैंने कभी इससे पहले शायद जिक्र नहीं किया। मैंने उन्हें पत्र लिखा किसी मसले के बारे में, और फिर एक आध दिन 2 दिन बाद मैंने उस पत्र के हवाले से कहीं इंटरव्यू दिया, हालांकि मैंने पत्र का जिक्र नहीं किया। लेकिन पीएमओ में शायद किसी को गलतफहमी हो गई और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को कहा कि मैंने प्रोटोकॉल का जो है थोड़ा सा ब्रीच किया, और प्राइम मिनिस्टर को जो चिट्ठी गई थी मुझे उसका मीडिया में जिक्र करना नहीं चाहिए था। मुझे फोन आया, प्राइम मिनिस्टर आपसे बात करना चाहते। ठीक है, तो ऐसे तो बातचीत तो रहती थी, तो मुझे पता नहीं था किस सिलसिले में बात करनी थी। फोन उठाया, हेलो। उन्होंने कहा उमर, दिस वॉज नॉट राइट। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ सर? कहा नो, यू रोट मी अ लेटर but before I could respond, you have already addressed the issue in the press. Sir, I didn't. मैंने कहा प्लीज वो आर्टिकल पढ़िए और मेरी चिट्ठी देख लीजिए, दोनों में फर्क है। मैंने चिट्ठी के हवाले से मीडिया में बात नहीं की है, लेकिन आपको लगता है मुझसे गलती हो गई है, मैं माफी मांगता हूँ, शायद नहीं होना चाहिए। मैंने कहा ठीक है, मैं देख लेता हूँ। फोन रखा, ठीक 15 मिनट के बाद दोबारा फोन आया, प्राइम मिनिस्टर आपसे बात करें। ठीक है, पता नहीं अब क्या हुआ। कहा नहीं, आप सही थे, मुझे गलत कहा गया, मैं माफी चाहता हूँ, मुझे कहना नहीं चाहिए। आई अपोलोजाइज, यू वर नॉट रॉन्ग। फोन रखा। वजीर आजम, कोई मजबूरी नहीं थी, मैंने तो खुद कह दिया ना, शायद मैं ही गलत हूं, मैं माफी मांगता हूं। लेकिन वापस फोन किया, कहा मैं गलत, माफी चाहता हूं, फोन रखा। ये मैं कहता हूँ, he will write, history will judge him very differently than perhaps contemporary times. जिन 5 हस्तियों को हम यहाँ खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं, उनमें से 3 के बारे में जानता हूँ, मिलने का मौका शायद ही मिला होगा, लेकिन आप सबकी तकरीरों से पता चल जाता है, चाहे वो गिलानी साहब हो, परे साहब हो, मन्हास साहब हो, अपनी अपनी पार्टियों के साथ रहे, लेकिन लोगों के साथ जुड़े रहे, लोगों के साथ वफादारी, लोगों की खिदमत करने की कोशिश। गिलानी साहब और परे साहब तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल हालात, खासकर 90 के बाद जब कश्मीर छोड़ के जम्मू आना,
उन हालात में भी लोगों के साथ जुड़े रहे, लोगों के मसलों को हल करने की कोशिश की। और मैं उन्हें भी हाउस की तरफ से खिराज अकीदत पेश करता हूं। चौधरी प्यारा सिंह साहब, उनके साथ तो जाती तौर मुझे कुछ वक्त के लिए काम करने का मौका मिला। 96 से 2002 गांधीनगर से एमएलए रहे। उस वक्त जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब खड़े जहां मैं आज खड़ा हूं, चौधरी प्यारा सिंह साहब उस तरफ। 2/3 बहुमत थी नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत। जम के उन्होंने जब जब हुकूमत को आड़े हाथों लेना होता था लेते थे, लोगों के हकूक के लिए लड़ते। जम्मू के लोगों की आवाज यहां असेंबली में वो बुलंद करते रहे। गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी की नुमाइंदगी की, जम्मू सूबे की उन्होंने नुमाइंदगी की, जाट सभा के लीडर रहे और ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के। 2009 में जब मुझे ये ओहदा संभालने का मौका पहली बार मिला, उसके बाद कई मौके मुझे मिले प्यारा सिंह साहब से मिलने, और खासकर जब वो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की बात करने के लिए आया करते थे, चाहे बजट के मुतल्लिक या ट्रांसपोर्ट पॉलिसी के मुतल्लिक। थोड़ी देर के लिए वो हमारे साथी भी रहे नेशनल कॉन्फ्रेंस में। 2002 में उन्होंने इलेक्शन लड़ने की कोशिश नहीं की। सरदार हरबंस सिंह साहब को उन्होंने जितवाने की कोशिश की, मदद की, लेकिन हरबंस सिंह साहब भी उस वक्त नहीं जीते। रमन भल्ला साहब उस वक्त मुकाबला मार गए और अपना पहला इलेक्शन जीते। लेकिन उसके बाद भी मेरे वालिद साहब के साथ उनके ताल्लुकात बड़े अच्छे रहे। उम्मीद करूंगा कि जिस तरह चौधरी प्यारा सिंह जी ने अपने लोगों की खिदमत की, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की खिदमत की, जम्मू कश्मीर की खिदमत की, उनके फर्जंद जो यहाँ इस हाउस में उसी कॉन्स्टिट्यूंसी से मेंबर हैं, वो भी इसी तरह अपने काम को अंजाम देंगे। मैं अपने तरफ से, अपने साथियों की तरफ से, हाउस की तरफ से डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब, गिलानी साहब, करे साहब, मनहास साहब जो राज्यसभा के मेंबर रहे, पीडीपी बीजेपी कोalition गवर्नमेंट के दौरान उन्होंने राज्यसभा में जम्मू कश्मीर के लोगों की नुमाइंदगी की, अपनी पार्टी की बात वहां पर सामने रखी। और जनाब चौधरी प्यारा सिंह, मैं उन्हें खिराज अकीदत पेश करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि जो उन्होंने अच्छे काम किए लोगों के लिए वो हम याद रखेंगे। जो उन्होंने काम करने का एक तरीका हमें सिखाया उसको हम याद रखेंगे। और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि गिलानी साहब को, मनहास साहब को, गिलानी साहब को और बड़े साहब को जन्नत में आला मुकाम हासिल हो। डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब, मनहास साहब और चौधरी प्यारा सिंह साहब, उनकी आत्मा को शांति मिले। बहुत बहुत शुक्रिया चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।